जय भीम दोस्तों। बहुजन समाज को भले ही सदियों से दबाकर शोषण का शिकार बनाया गया हो, लेकिन इस समाज को जब जब मौका मिला तब तब अन्याय, शोषण और सामंतवाद के खिलाफ एक ऐसी मिसाल पेश की है जो इतिहास के पन्नों से हमें निरंतर ऊर्जा से भरती रहती है। आज उन्हीं कहानियों में से एक छोटा सा हिस्सा लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, यह एक कहानी नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जो आज भी अन्यायी शोषणकारी विचारधाराओं को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। मित्रों, हमारी ना तो कलम कमजोर है और ना ही तलवार। बाबा साहब ने कहा था, तुम शेर की संतान हो, भेड़ बकरियों की नहीं। तो चलिए इसी जोश के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डकैत थीं जो एक राजनीतिज्ञ बन गईं। अपनी हत्या होने तक वह संसद की सदस्य रहीं। वह मल्लाह उपजाति की एक महिला थीं जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक गांव में गरीबी में पली बढ़ी थीं, जहां उनका परिवार एक भूमि विवाद में हार गया था, जिससे उन्हें कई समस्याएं हुईं। 11 वर्ष की आयु में विवाह कर दिए जाने और विभिन्न लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद वह डकैतों के एक गिरोह में शामिल हो गईं। उनके गिरोह ने उच्च जाति के गांवों को लूटा और रेलगाड़ियों और वाहनों को रोक लिया। जब उन्होंने अपने बलात्कारियों को दंडित किया और अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकलीं, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग की नायिका बन गईं। फूलन देवी पर 1981 के बेहमई नरसंहार के लिए उनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर उनके आदेश पर 20 ठाकुर लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई। उन्होंने 2 साल बाद सावधानीपूर्वक बातचीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे की प्रतीक्षा में ग्वालियर जेल में 11 साल बिताए। फूलन देवी को 1994 में उनके आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह एक राजनीतिज्ञ बन गईं और 1996 में समाजवादी पार्टी के लिए सांसद सदस्य के रूप में चुनी गईं। उन्होंने 1996 में अपनी सीट खो दी, लेकिन अगले वर्ष इसे फिर से हासिल कर लिया। 2001 में अपनी मृत्यु के समय वह निवृत्तमान थीं। उनकी हत्या उनके घर के बाहर शेर सिंह राणा ने की थी, जिसे 2014 में हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी मृत्यु के समय वह अभी भी पुनः लगाए गए आपराधिक आरोपों के खिलाफ लड़ रही थीं। उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में आरोप खारिज करने की अपील खो दी थी। 1994 की विवादास्पद फिल्म बैंडिट क्वीन की रिलीज के बाद फूलन देवी की दुनिया भर में ख्याति बढ़ी, जिसमें उनके जीवन की कहानी उस तरीके से बताई गई जो उन्हें मंजूर नहीं थी। उनके जीवन ने कई जीवनियों को भी प्रेरित किया है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को भारत के उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पुरवा गांव में हुआ था। यह भूमि यमुना और चंबल नदियों द्वारा पार की जाती है और घाटियों और खड्डों से भरी हुई है, जो इसे डकैतों के लिए उपयुक्त इलाका बनाती है। उनका परिवार गरीब था और मल्लाह उपजाति से था, जो भारत में हिंदू जाति व्यवस्था के निचले स्तर पर है। मल्लाह शूद्र होते हैं जो पारंपरिक रूप से मछुआरों के रूप में काम करते हैं। फूलन देवी और उनकी बहनें ईंधन के रूप में जलाने के लिए गोबर के उपले बनाती थीं, जैसा कि इस क्षेत्र में आम प्रथा है। उनका परिवार छोले, सूरजमुखी और मोती बाजरा उगाता था। फूलन देवी की मां का नाम मूला और पिता का नाम देवीदीन था। उनकी 4 बहनें और एक भाई था। देवीदीन का एक भाई बिहारी लाल था, जिसका एक बेटा था जिसका नाम मैयादीन था। बिहारी लाल और मैयादीन ने जमीन के रिकॉर्ड बदलवाने के लिए गांव के नेता को रिश्वत देकर फूलन देवी के पिता से जमीन चुरा ली। उसके परिवार को गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। चाचा और उनके बेटे ने परिवार को परेशान करना और उनकी फसलें चुराना जारी रखा, जिसका उद्देश्य उन्हें गांव से भगाना था।
10 वर्ष की आयु में फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। वह अपनी बड़ी बहन रुक्मिणी के साथ विवादित जमीन पर बैठ गईं और वहां उगे चने खाए, यह कहते हुए कि फसल उनके परिवार की है। मैयादीन ने उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया और जब वह नहीं गईं तो उनके साथ मारपीट की गई। इन घटनाओं के बाद फूलन देवी के माता पिता ने उसकी शादी की व्यवस्था करने का फैसला किया। उसकी शादी पुत्तीलाल नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसके माता पिता को 100 भारतीय रुपए, एक गाय और एक साइकिल की पेशकश की। उनके द्वारा उनकी जीवनी लेखिका माला सेन को बताए गए संस्करण के अनुसार यह सहमति हुई थी कि फूलन देवी 3 साल बाद उनके साथ रहना शुरू करेंगी, लेकिन पुत्तीलाल 3 महीने के भीतर वापस आ गया और उन्हें ले गया। वह उसकी उम्र से 3 गुना बड़ा था। उसने उसके यौन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और बीमार पड़ गई। जब उसके माता पिता आए और उसे ले गए तो वे उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, जिसने खसरे का निदान किया। एक पत्नी के लिए अपने पति को छोड़ना निंदनीय था। परिवार अनपढ़ था और माता पिता को चेतावनी दी गई थी कि इसमें एक खंड है जो मैयादीन को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार देता है, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फूलन देवी को त्योगा गांव में एक दूर के रिश्तेदार के यहां रहने के लिए भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात अपने हाल ही में विवाहित चचेरे भाई कैलाश से हुई, जो डकैतों के लिए काम करता था। वे करीब आ गए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप फूलन देवी को कैलाश की पत्नी ने अपने गांव वापस जाने का आदेश दिया। एक बार जब फूलन देवी गोरहा का पुरवा में वापस आईं, तो गांव के नेता का दूसरा बेटा उनसे मोहित हो गया और जब उन्होंने उसके प्यार का जवाब नहीं दिया तो उसने उन पर हमला कर दिया। फिर से फूलन देवी को गांव छोड़ने की जरूरत पड़ी और मैयादीन ने परिवार पर दबाव डाला कि वे पुत्तीलाल से उन्हें वापस लेने के लिए कहें, जो उसने किया। इस बीच पुत्तीलाल ने दूसरी पत्नी रख ली थी, जो अक्सर फूलन देवी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। कई सालों के बाद पुत्तीलाल ने फूलन देवी को यमुना नदी के किनारे छोड़ दिया और वह फिर से पैतृक घर लौट आईं। मैयादीन ने परिवार की फसलों को नष्ट कर दिया और उनकी जमीन पर एक नीम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। बाद में उसने अटलांटिक को बताया कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैयादीन ने उस पर उसे लूटने का आरोप लगाया था। माला सेन ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ पुलिस स्टेशन में बलात्कार हुआ था, और फूलन देवी ने कहा कि उन्होंने मेरे खर्च पर खूब मौज मस्ती की और मुझे बहुत पीटा भी। सेन ने नोट किया कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए उनके साथ हुई घटना के बारे में बात करने से बचना या उसे दबाना आम बात है। सेन ने यह भी देखा कि 1970 के दशक के मध्य से भारतीय नारीवादी समूहों ने पुरुषों द्वारा महिलाओं पर हमला करने और उनकी हत्या करने के कई मामले दर्ज किए। महिला फीचर सेवा की निदेशक ने फूलन देवी के मामले के बारे में टिप्पणी की कि अक्सर बलात्कार का इस्तेमाल महिलाओं को उनके स्थान पर रखने के लिए नियंत्रण और सजा के तरीके के रूप में किया जाता है। जुलाई 1979 में बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन देवी को उनके परिवार के घर से अगवा कर लिया, जिसके कारण उन्होंने कई तरीकों से बताए। गुज्जर ने उसे अपनी संपत्ति के रूप में लिया और बार बार उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे नंबर का कमांडर विक्रम मल्लाह फूलन देवी का शौकीन हो गया और उसके साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया, इसलिए उसने गुज्जर को मार डाला और गिरोह का नेता बन गया। उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और दोनों में प्यार हो गया। अगले वर्ष में समूह ने वाहनों को लूटा और उच्च जाति के गांवों को लूटा। कभी कभी चोरी की गई पुलिस की वर्दी का उपयोग करके खुद को छिपाते थे। उस गिरोह के लोग बीहड़ों में रहते थे। जैसे ही फूलन देवी के कारनामों की खबर फैली, वह निचली जातियों में लोकप्रिय हो गई, जिन्होंने उन्हें 10 यू सुंदरी कहा और उन्हें रॉबिन हुड के रूप में मनाया, जो गरीबों को देने के लिए अमीरों से लूट करती थी। उन्हें हिंदू देवी दुर्गा के अवतार के रूप में देखा गया और पुलिस की वर्दी में एक बंदूकधारी पहने हुए उनकी एक गुड़िया बनाई गई। गिरोह के एक पूर्व नेता श्री राम सिंह को अपने भाई लल्ला राम सिंह के साथ जेल से रिहा किया गया था।
वे ठाकुर पुरुष थे और इस प्रकार अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च जाति के थे। डाकुओं में शामिल होने के बाद एक सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। बाद के संरक्षण के बिना फूलन देवी श्री राम की कैदी थी। वह उसे बेहमई के सुदूर गांव में ले गया, जहां उसके साथ अन्य ठाकुरों ने बार बार बलात्कार किया। अंतिम अपमान में उसे गांव वालों के सामने नग्न अवस्था में कुएं से उसके लिए पानी भरने के लिए मजबूर किया गया। फूलन देवी भागने में सफल रहीं और उसकी मुलाकात एक डाकू मान सिंह से हुई, जिसके साथ उसने एक नया गिरोह बनाया। वे प्रेमी बन गए, जंगली जामुन और खेती के खेतों से चुराई गई उपज पर जीवन यापन करते थे। वह अपने गिरोह के साथ बेहमई लौट आई। लाउडस्पीकर से बात करते हुए उसने मांग की कि गांव वाले श्री राम सिंह और उसके भाई को सौंप दें। फिर डाकू घर घर जाकर कीमती सामान लूटने लगे। जब दोनों आदमी नहीं मिले तो यमुना नदी पर 22 आदमियों को पंक्तिबद्ध किया गया और पीछे से गोली मार दी गई। 20 मर गए और 2 बच गए। चूंकि उस समय सभी मृतकों को ठाकुर माना जाता था, ठाकुर किसानों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कानून का शासन लागू करने का दबाव डाला। इसकी पुष्टि उन 2 पुरुषों के साक्ष्य से हुई जो बच गए थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने उसे नहीं देखा था और राम अवतार नामक एक आदमी आदेश दे रहा था। अन्य विवरणों के अनुसार, जैसे कि पत्रकार खुशवंत सिंह के अनुसार, यह फूलन देवी थी जिसने पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। उच्च जाति के पुरुषों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें दलितों के बीच मनाया जाता था, और जब वह अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकली तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। हत्याओं के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में स्पष्ट किया गया कि मृत पुरुष 17 ठाकुर, एक मुस्लिम, एक दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य था। फूलन देवी पर उनकी अनुपस्थिति में 49 अपराधों का आरोप लगाया गया। नरसंहार के बाद फूलन देवी फरार रहीं और 31 मार्च 1981 को पुलिस ने उसे लगभग पकड़ लिया था। फूलन देवी पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए उसकी मां को कालपी जेल में 5 महीने तक रखा गया था। फूलन देवी ने भिंड के एक पुलिस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में लंबी बातचीत के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने मलखान सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय डकैतों का विश्वास हासिल किया था। पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल बंदना पहने हुए उसने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने लगभग 10,000 लोगों की मौजूदगी में दंडवत किया। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के संबंध में शर्तें रखी थीं। हथकड़ी का उपयोग नहीं किया गया। एक समूह के रूप में कैद किया गया। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कैद किया गया। उसके परिवार को उसकी बकरी और गाय के लिए जगह के साथ जमीन दी गई और उसके भाई को सरकारी नौकरी मिली और मान सिंह सहित 7 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। माला सेन ने दर्ज किया है कि भिंड में उसके आत्मसमर्पण को देखने के लिए एकत्र हुए पुरुष पत्रकार उसके सादे रूप से प्रभावित नहीं हुए। फूलन देवी पर 48 आपराधिक आरोप लगाए गए और गिरोह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैद कर लिया गया। इस पूर्व समझौते के बावजूद कि वह 8 साल से अधिक जेल में नहीं बिताएगी, उसने 10 साल से अधिक समय रिमांड पर बिताया। इस दौरान उसे तपेदिक हो गया और पेट में 2 ट्यूमर का निदान हो गए और सभी बरी हो गए, लेकिन फूलन देवी ने कोई सौदा करने से इनकार कर दिया और आश्वस्त रही कि अगर वह वहां गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर फूलन देवी के खिलाफ आरोप हटा दिए गए थे। जेल से रिहा होने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और 1996 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में 1 सीट ली। वह 40,000 के अंतर से जीती और कुल मिलाकर उनके पास 3 लाख से अधिक वोट थे। वह भगवती देवी और शोभावती देवी जैसी अन्य सांसदों में शामिल होने वाली एकमात्र निरक्षर सांसद नहीं थीं। फूलन देवी ने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमित सफलता के साथ अभियान चलाया।
मल्लाह लोग इस बात से खुश थे कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति पहली बार संसद में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था और वह आम तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय थी। कानपुर जिला न्यायालय ने यादव के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें बेहमई नरसंहार के सिलसिले में उनके खिलाफ आरोप बहाल कर दिए गए थे। इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। 1996 में फूलन देवी ने अपने खिलाफ आरोप हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील खो दी थी। अगले वर्ष अदालत ने बेहमई नरसंहार से संबंधित आरोपों पर उन्हें अभियोग चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अनुरोध को मंजूरी दे दी और वह कानपुर में अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुई। कई महीनों की कानूनी दांव पेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फूलन देवी को मुकदमे से पहले जेल जाने की जरूरत नहीं है। वह 1998 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह से अपनी सीट हार गईं। फिर अगले वर्ष इसे वापस हासिल कर लिया। फूलन देवी ने 1984 में उम्मेद सिंह से शादी की। वे शोले और चिंगारी नामक एक फिल्म में साथ नजर आए। अपने नए पति के साथ वह हिंदू जाति व्यवस्था से बचने के उद्देश्य से बौद्ध बन गईं। 1994 की फिल्म बैंडिट क्वीन शिथिल रूप से माला सेन की जीवनी पर आधारित थी। इसे शेखर कपूर ने निर्देशित किया था और सीमा बिस्वास ने फूलन देवी की भूमिका निभाई थी। फिल्म समारोह में प्रशंसा प्राप्त करने के बाद कपूर ने भारत में सिनेमा घरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से अनुमति मांगी। फूलन देवी ने रिलीज को रोकने का प्रयास किया, टिप्पणी करते हुए कि यह केवल मेरे जीवन की कहानी नहीं है। उन्हें नारीवादी और उपन्यासकार अरुंधति रॉय का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने फिल्म की एक आलोचना लिखी, यह तर्क देते हुए कि सेन की पुस्तक ने विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ एक जटिल कहानी प्रस्तुत की। फारूक ढोंडी ने अपनी 2021 की आत्मकथा में बताया कि कैसे वह फूलन देवी को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मनाने में उम्मेद सिंह की सहायता लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब फूलन देवी को यह पता चला तो दंपति अलग हो गए। बाद में सुलह हो गई। वकील इंदिरा सिंह और अरुंधति रॉय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ एक अदालती मामला दायर किया। अंततः फूलन देवी ने शिकायत वापस ले ली। बाद में 25 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में अशोक रोड स्थित उनके घर के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें 9 बार गोली मारी गई और उनके अंगरक्षक को 2 बार गोली लगी। हमलावरों के कार्य से भागने पर उसने भी जवाबी फायरिंग की। उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाया गया और वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 37 वर्ष थी और वे सांसद के रूप में कार्यरत थीं। संसद के दोनों सदनों का सारा कामकाज 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और अंतिम संस्कार मिर्जापुर में हुआ। उम्मेद सिंह ने टिप्पणी की, कोई भी इसे पसंद नहीं करता जब कोई, खासकर एक महिला, निम्न वर्ग से उठकर अपना नाम बनाती है। और उनकी वकील कामिनी जायसवाल ने कहा, यह हत्या जाति संघर्ष का परिणाम है। उनकी मृत्यु के समय उनके खिलाफ आपराधिक मामला अभी भी खुला था। हत्या के कुछ दिनों बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दावा किया कि उसने बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। उसने पहले तो पुलिस को यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि वह अपराध स्थल पर मौजूद था। वह 2004 में तिहाड़ जेल से भाग गया और 2 साल बाद फिर से पकड़ा गया। अगस्त 2014 में राणा को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसमें 10 सह प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया। 2 साल बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी सजा की अपील की और न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने उन्हें निजी बांड और समान राशि की 2 जमानतों पर रिहा कर दिया। उनसे कहा गया कि वे फूलन देवी के परिवार से बातचीत न करें और हर 6 महीने में पुलिस को रिपोर्ट करें। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि वे कहां रहते हैं और किस मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगस्त 2001 में उम्मेद सिंह ने फूलन देवी की 13वीं से पहले घोषणा की कि वह उनकी संपत्तियों के प्रशासन के लिए एक ट्रस्ट स्थापित कर रहा है।
उसकी बहनों और मां ने तुरंत उसकी निंदा की, जिन्होंने दावा किया कि वह उनके निवेश को चुराने की कोशिश कर रहा था। मुन्नी देवी ने आरोप लगाया कि उम्मेद सिंह हथियारों को जानता था और उसके बहाने को चुनौती दी। उसने कहा कि उम्मेद सिंह फूलन देवी के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसकी बहन ने उसे तलाक देने की कम से कम 2 बार कोशिश की थी। फूलन देवी के पहले पति पुत्तीलाल ने भी उनकी संपत्तियों की मांग की, क्योंकि उन्होंने कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लिया था। पूरे भारत में फूलन देवी की ख्याति उनकी मृत्यु के बाद भी बढ़ती रही और बैंडिट क्वीन फिल्म को लेकर हुए विवाद ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि वह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। वह नेड केली, सैंडो रोजा और पंचो विला जैसे अन्य अपराधियों के साथ एक महान व्यक्ति बन गई है। उनके जीवन ने रॉय मोक्सहैम, माला सेन और रिचर्ड शीयर और इसोबेल गिडले की जीवनियों के साथ साथ इरेन फ्रेन और दिमित्री फ्रीडमैन के उपन्यासों को भी प्रेरित किया है। उनके जीवन पर कई फिल्में बन चुकी हैं। अशोक रॉय ने बंगाली में फूलन देवी फिल्म बनाई और अगले साल कहानी फूलवती की नामक एक हिंदी संस्करण बनाया। बेहमई नरसंहार से संबंधित अदालती मामले में फैसला 2020 में देरी से आया, क्योंकि मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए थे। अगले वर्ष अंतिम गवाह की मृत्यु हो गई और चूंकि पीठासीन न्यायाधीश का तबादला हो गया था, इसलिए मामला 2022 में फिर से शुरू हुआ। मल्लाह उपजाति निषाद जाति का हिस्सा है और 2 निषाद राजनीतिक दलों ने फूलन देवी की विरासत पर दावा किया है। निषाद पार्टी ने बताया कि वह गोरखपुर में उनकी एक प्रतिमा बनाएगी। 3 साल बाद उनकी हत्या के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकासशील इंसान पार्टी ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में उनकी 18 फीट ऊंची मूर्तियां लगाएगी और पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे से बाहर जाने से रोक दिया जब वह एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने फूलन देवी के नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना करके प्रतिक्रिया व्यक्त की और किसी भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने पर फूलन देवी की 50,000 छोटी मूर्तियां देने का वादा किया। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फूलन देवी की गौरवशाली गाथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।